रशिया और यूक्रेन को लेकर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आज क्या स्टेटमेंट इशू की है। बांग्लादेश की इंटीम गवर्नमेंट ने अपने एम्बेसडर को रिकॉल करके क्या धमकी दे दी है। अमेरिका को अचानक से क्वाड की याद क्यों आने लग गई है और भारत का क्या रोल है। एंड इसके अलावा भी काफी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी बिल्कुल देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं रशिया और यूक्रेन के बारे में, क्योंकि इस मसले के ऊपर भारत एंड इवन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की भी एक स्टेटमेंट आ गई है। सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखिए। वीडियो में जिस बिल्डिंग के ऊपर ये ड्रोन से हमला किया जा रहा है, ये रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की नोवगोरोड रीजन में ऑफिशियल रेजिडेंस बिल्डिंग है और न्यूज निकल कर आ रही है कि यूक्रेन ने इस बिल्डिंग के ऊपर हमला करने के लिए 91 की संख्या में UAVs यानी कि 90 से भी ज्यादा ड्रोन्स भेजे थे। इनमें से 2 या 3 ड्रोन्स इस बिल्डिंग के ऊपर जाकर हिट भी हो गए हैं, जबकि बाकियों को समय रहते न्यूट्रलाइज कर लिया गया था। रशियन गवर्नमेंट ने ये तो नहीं बताया है कि रात को जब इस बिल्डिंग के ऊपर हमला हुआ उस समय प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बिल्डिंग के अंदर प्रेजेंट थे या फिर नहीं, लेकिन न्यूज निकल कर आ रही है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन पूरी तरह से सेफ है। रशिया, अमेरिका और यूक्रेन के बीच अभी भी पीस टॉक्स जारी हैं, जो माना जा रहा है कि एंड स्टेजेस के ऊपर है। लेकिन उसके पहले इतना बड़ा हमला और वो भी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की असैसिनेशन की कोशिश करना, इसकी वजह से यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी यूक्रेन से काफी नाराज हो गए हैं। यूक्रेन की गवर्नमेंट ने इस हमले से इनकार कर दिया है और कहा है कि उन्होंने ये हमला नहीं करवाया है एंड इसमें कोई भी उनका रोल नहीं है और रशिया ये झूठे आरोप उनके ऊपर लगा रहा है। अब यूक्रेन बेशक इसको डिनाई कर रहा है, लेकिन वन बाय वन कई सारे देशों के लीडर सामने आ रहे हैं और प्रेसिडेंट पुतिन के असैसिनेशन अटेम्प्ट की आलोचना कर रहे हैं। भारत एंड पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने सबसे पहले स्टेटमेंट इशू की थी और पुतिन के ऊपर इस हमले की आलोचना की। पाकिस्तान की स्टेटमेंट के कुछ घंटों के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक स्टेटमेंट इशू की और इस हमले के ऊपर चिंता व्यक्त की और दोनों देशों को डिप्लोमेसी और डायलॉग से मसले को सॉल्व करने की सलाह दी है। यानी कि पाकिस्तान के बाद ही भारत ने भी इसके ऊपर कमेंट किया है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है क्वाड को लेकर। क्वाड वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद पिछले 1 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, लेकिन चाइना से न्यूज निकल कर आ रही है कि वहां पर क्वाड मीटिंग हो गई है। रेफरेंस क्लैब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि चाइना में क्वाड देशों के एम्बेसडर्स ने आपस में एक मीटिंग की है। चाइना में जो यूएस एम्बेसी है वहां पर यह मीटिंग हुई है। मीटिंग में यूएस एम्बेसडर टू चाइना डेविड पर्दुए, इंडियन एम्बेसडर टू चाइना प्रदीप कुमार रावत सर, ऑस्ट्रेलियन एम्बेसडर टू चाइना और जापानीज एम्बेसडर टू चाइना, ये सारे शामिल हुए थे और ये पिक्चर उसी मीटिंग के बाद क्लिक की गई है। 1 साल तक क्वाड को इग्नोर करने के बाद चाइनीज धरती के ऊपर क्वाड एम्बेसडर्स की मीटिंग करके यहाँ पर साफ नजर आ रहा है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप चाइना को कोई इनडायरेक्ट संदेश भेजने की कोशिश कर रहे हैं, यानी चाइना को मैसेज भेजने के लिए क्वाड का इस्तेमाल किया जा रहा है। वरना डोनाल्ड ट्रंप के सामने क्वाड की क्या प्रेफरेंस है, क्या प्रायोरिटी है, ये हम सब देख ही चुके हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और चाइना को लेकर। रिसेंटली सलमान खान की अपकमिंग मूवी बैटल ऑफ गलवान का टीजर और पोस्टर लॉन्च किया गया था। ये मूवी चाइना के साथ LAC के ऊपर गलवान घाटी की घटना के इंसिडेंट के ऊपर बनी है, इसलिए अब चाइना ने भी इस मूवी के ऊपर आपत्ति जताई है। रेफरेंस क्लब की स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। चाइनीज गवर्नमेंट के माउथपीस ग्लोबल टाइम्स के अकॉर्डिंग बॉलीवुड जितनी मर्जी सिनेमैटिक एग्जैचुरेशन कर ले, चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखा ले, मूवी में हाइप बनाने की कोशिश कर ले, हिस्ट्री को नहीं बदला जा सकता है। चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के लेक्स जियांसुए, जो कि एशिया पैसिफिक स्टडीज डिपार्टमेंट की डायरेक्टर हैं, इनके अकॉर्डिंग मूवी की थीम और टाइमिंग ये पूरी तरह से गलत है। इस मूवी से सिर्फ इंडियन नैरेटिव दिखता है और दोनों देशों के बीच टेंशंस बढ़ेंगी, जबकि चाइना और भारत के रिलेशंस काफी मुश्किलों और काफी मेहनत के बाद थोड़े से इम्प्रूव हो रहे हैं। इसलिए उनके अकॉर्डिंग ये मूवी भारत और चाइना के रिलेशंस के बीच काम खराब करेगी। इसके साथ ही चाइनीज मिलिट्री एक्सपर्ट सोंग जोंगपिंग के अकॉर्डिंग भारत में बॉलीवुड मूवीज का इस्तेमाल नेशनलिज्म यानी कि राष्ट्रवाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है और ये कोई सरप्राइजिंग बात नहीं है। बॉलीवुड में इस तरह की मूवीज बनना भारत के कल्चर और इंडियन पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। इनके अकॉर्डिंग भारत की मूवीज चाहे जितना भी ड्रामा दिखाएं या फिर चीजों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं, लेकिन गलवान घाटी की घटना के इंसिडेंट के उस दिन के जो कोर फैक्ट्स हैं वो बदल नहीं सकते हैं। इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करके चाइनीज टेरिटरी के अंदर आया था और PLA ने चाइना की टेरिटरी को लॉ के हिसाब से डिफेंड किया था, ये कहना है चाइना का। इसके अलावा इस आर्टिकल में चाइना ने सलमान खान की एक्टिंग का भी काफी मजाक उड़ाया है। वैसे आप ये बैटल ऑफ गलवान मूवी देखने जाओगे या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है जम्मू कश्मीर से। सबसे पहले आप ये पोस्टर देखिए। न्यूज निकल कर आ रही है कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में ये पोस्टर देखने को मिला है। जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक यूथ फोरम नाम से कुछ दिन पहले ये पोस्टर इशू किया गया है, जिसमें पाकिस्तान आर्मी चीफ आसिम मुनीर को जम्मू कश्मीर मसले के ऊपर कश्मीरियों का साथ देने के लिए धन्यवाद कहा गया है।
अब जम्मू कश्मीर पुलिस और देश की सेंट्रल एजेंसीज अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि ये पोस्टर्स किसने लगाए हैं। जम्मू कश्मीर में आतंकी रिक्रूटमेंट से पहले उनको पोस्टर्स लगाने जैसे बेसिक टास्क दिए जाते हैं। हैंडलर्स उनसे पोस्टर लगाने की इंस्ट्रक्शन देते हैं और इनको पास करने के ऊपर इनको दूसरे टास्क दिए जाते हैं। पोस्टर लगाना नए रिक्रूट्स का सबसे बेसिक टास्क माना जाता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और बांग्लादेश को लेकर। न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भारत में बांग्लादेश के हाई कमीशन के अंदर जो हाई कमिश्नर भारत में अपॉइंटेड थे उसको रिकॉल करके बांग्लादेश वापस बुला लिया है। बांग्लादेश गवर्नमेंट ने कहा है कि वो रिसेंट डेवलपमेंट्स के ऊपर ब्रीफिंग के लिए भारत में पोस्टेड हाई कमिश्नर को वापस बुला रहे हैं। अब ये तो खैर पता नहीं कि बांग्लादेश अपने हाई कमिश्नर को वापस कब भेजेगा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड करते समय तक भारत ने टिट फॉर टैट मूव नहीं किया है और बांग्लादेश से अपने हाई कमिश्नर को रिकॉल करके वापस नहीं बुलाया है। इसके साथ ही एक और बड़ी डेवलपमेंट हुई है, वो है उस्मान हादी केस में। पिछले कल हमने आपको बताया था कि बांग्लादेश पुलिस ने आरोप लगाया है कि स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी के ऊपर हमला करने वाले 2 प्राइम सस्पेक्ट्स बॉर्डर क्रॉस करके बांग्लादेश से भारत की सीमा में एंटर हो गए हैं और मेघालय स्टेट में चले गए थे। बांग्लादेश के बाद भारत का रिस्पॉन्स आना बाकी था और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से BSF ने बांग्लादेश के आरोपों को रिजेक्ट कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। BSF ने ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस के आरोपों को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि मेघालय सेक्टर में इस तरह का कोई भी अरेस्ट या फिर इंटरसेप्शन नहीं हुई है और ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये बिल्कुल फॉल्स, फैब्रिकेटेड और मिसलीडिंग है। इंस्पेक्टर जनरल OP उपाध्याय सर, जो कि मेघालय सेक्टर में BSF को हेड करते हैं, इन्होंने मीडिया के सामने आकर कहा कि ऐसे कोई भी एविडेंस BSF को अभी तक नहीं मिले हैं जो बांग्लादेश पुलिस के क्लेम्स को सपोर्ट करते हैं और हमने प्राइम सस्पेक्ट्स को अरेस्ट भी नहीं किया है। इंस्पेक्टर जनरल OP उपाध्याय सर ने यह भी कहा है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि उस्मान हादी के ऊपर हमला करने के जो प्राइम सस्पेक्ट हैं वो ढाका से 300 किलोमीटर बांग्लादेश में ट्रैवल करने के बाद भारत में एंटर कर जाएं और उनको बांग्लादेश में कोई डिटेक्ट ही नहीं कर सके, जबकि 300 किलोमीटर के एरिया में बांग्लादेश में न जाने कितने CCTV कैमरास की कवरेज होगी और कई सारे चेक पॉइंट्स होंगे। हम मानते हैं कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश एक हाईली प्रोफेशनल फोर्स है और उनके वॉच में ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। कहने का मतलब है कि BSF ने सीधा सीधा रिजेक्ट ही कर दिया है कि उस्मान हादी के अटैकर्स भारत आए हैं। BSF के साथ साथ मेघालय पुलिस ने भी ऐसी रिपोर्ट्स को डिनाई कर दिया है। बांग्लादेश पुलिस ने कहा था कि वो इंडियन अथॉरिटीज के साथ कनेक्शन में है और इंटेलिजेंस मिली है कि मेघालय की सीमा में एंटर होने के बाद भारत के 2 एसोसिएट्स ने उनकी मदद की थी और मेघालय की टूरा सिटी तक उनको ले लिया गया था और इन एसोसिएट्स को मेघालय पुलिस ने भारत में अरेस्ट कर लिया है। इसको लेकर मेघालय पुलिस ने भी कहा है कि उनके पास बांग्लादेश से कोई भी फॉर्मल या फिर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन अभी तक नहीं आई है और उनकी रिपोर्ट में जो भी अक्यूज्ड के नाम मेंशन किए गए हैं उनमें से कोई भी अरेस्ट मेघालय के अंदर तो अभी तक नहीं हुआ है और न ही किसी का ट्रेस मिला है। पिछले कल जब बांग्लादेश पुलिस ने भारत के ऊपर आरोप लगाए थे उस समय हमने कहा था कि हमें भारत के जवाब का भी इंतजार करना होगा, क्योंकि बांग्लादेश पुलिस ने तो आरोप लगाते हुए कोई भी एविडेंस नहीं दिए थे, इसलिए शक तो बनता था और हमने जो एक्सपेक्ट किया था वही हुआ। प्रेशर में आकर बांग्लादेश पुलिस और बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट सारा दोष भारत के ऊपर डालने की कोशिश कर रहे थे ताकि प्रोटेस्टर्स का सारा गुस्सा भारत के ऊपर ही डाइवर्ट हो जाए। BSF और मेघालय पुलिस ने तो खैर डिनाई कर दिया है। अब ये देखना होगा कि भारत का विदेश मंत्रालय बांग्लादेश के आरोपों के ऊपर क्या बोलता है। इसके साथ ही एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट जो BSF के इंस्पेक्टर जनरल OP उपाध्याय सर ने इनडायरेक्टली बांग्लादेश के सामने उठाया है वो 300 किलोमीटर वाला पॉइंट। उस्मान हादी की हत्या हुई थी बांग्लादेश की राजधानी ढाका में और मेघालय बॉर्डर का हलवा घाट बॉर्डर पॉइंट, जहां से बांग्लादेश पुलिस बता रही है कि दोनों प्राइम सस्पेक्ट भारत की सीमा में एंटर हुए थे, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर का। ऐसा कैसे हो गया कि एक हाई प्रोफाइल केस में और नेशनल प्रायोरिटी का मुद्दा होने के साथ साथ इतने सारे कैमरास, सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस पर्सनल्स, सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स और स्टेट के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल होने के बावजूद दोनों प्राइम सस्पेक्ट 300 किलोमीटर आराम से ट्रेवल कर मेघालय बॉर्डर तक पहुंच गए और बीच में पकड़े भी नहीं गए। 300 किलोमीटर को छोटा मोटा डिस्टेंस नहीं था और अगर ऐसा ही है तो भारत की सीमा में एंटर होने का बांग्लादेश पुलिस के पास कोई एविडेंस क्यों नहीं है, एंड अगर एविडेंस है तो भारत के साथ शेयर क्यों नहीं किया गया। इसके साथ ही न्यूज निकल कर आ रही है कि बांग्लादेश में मेन ओपोजिशन पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की लीडर खालिदा जिया, इनकी आज डेथ हो गई है। रिसेंटली इनके बेटे तारिक रहमान 17 साल के बाद बांग्लादेश वापस आए थे। खालिदा जिया को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी एक कंडोलेंस मैसेज जारी किया है और साल 2015 में उनके साथ जो उनकी मुलाकात हुई थी उसको याद किया है। प्रधानमंत्री मोदी के बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने भी खालिदा जिया की मौत को लेकर एक स्टेटमेंट इशू करके अपनी तरफ से कंडोलेंसेस भेजी हैं। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं।
इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है, और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा, और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।